नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बेसिकली सीरिया और जो कुछ भी हो रहा है हमास का, गाजा को लेके। गाजा के से जुड़ी हुई एक खबर ये आई है कि नेतन्याहू साहब एग्री कर गए हैं जंग रोकने के लिए। कहाँ तक ये कितनी सही खबर है इसका अभी पता नहीं, लेकिन ये कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सलिवन, उनका कहना यह है कि उनका इम्प्रेशन ये है कि नेतन्याहू एग्री कर गए हैं। मगर यह है कि अभी कोई कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं आया। इसी की आज भी बहुत भयानक तरीके से बॉम्बिंग हुई, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। गाजा में उसी तरह से बॉम्बिंग चल रही है। 44,800 लोग मर चुके हैं और तकरीबन पता नहीं कितना लोग मलबे के अंदर दफन है, हजारों लोग जिनके लिए है। अब ये भी है कि लगता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, वो चाहते हैं कि गाजा का जो कुछ भी मसला है वो 20 जनवरी से पहले, उनके यानी शपथ लेने से पहले पहले हल हो जाए। इसी की उनका जो प्लान है वो ईरान है मेन, उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है वो ईरान महत्वपूर्ण लगता है। इराक ईरान पे उनका कंसंट्रेशन होगा, यानी आने वाले वक्त में वो उन्हीं ने यहाँ तक कह दिया है कि जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके अलावा इजराइल शुरू से कह रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को एक बड़ा खतरा है उसके लिए, और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो अगला पड़ाव जो होगा युद्ध का वो लगता है कि ईरान और इराक बनता हुआ नजर आ रहा है। इराक में इसलिए कि वो चाहते हैं कि प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, ऐसी गवर्नमेंट हो कि वहां पे भी तेल के ऊपर कब्जा हो। सीरिया तो वर्चुअली पार्टीशन हो ही चुका है। इजराइल ने गोलान हाइट्स और काफी एरिया उसका बिल्कुल दमस्कस से 20 किलोमीटर दूरी पे है। फिर उसके अलावा टर्की बैक्ड ग्रुप्स जितने भी हैं वो नॉर्थ में काफी एक्टिव हैं और उनका दबदबा है, टर्की का वर्चस्व वहां पे नजर आता है। फिर उसके अलावा ये भी है कि तेल के ऊपर अमेरिका का कब्जा है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल उनको मिल रहा है और वो छोड़ने पे नहीं तैयार नजर आते। तो इस तरीके से टर्की का तो सीरिया का जो कुछ हुआ वो हुआ। अब ये भी है कि कई चीजें हैं सीरिया के अंदर जो है, जो मेजर डेवलपमेंट है वो हम सब अभी बात करेंगे। उससे पहले ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो है ये भी उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। एक दो बड़े टॉप डिप्लोमेट्स अमेरिका के उस क्षेत्र में है, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन और दूसरी तरफ ये कि ब्लिंकन। अब ब्लिंकन की जो इस समय कोशिश है वो सीरिया के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनवाने की, यानी गवर्नमेंट ऐसी होगी कि जो इजराइल के विरुद्ध नहीं हो, इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और फिलहाल जो वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका हयात तहरीर अल शाम, उनका मानना तो ये है कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, वो इजराइल से लड़ने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इन लोगों की पहले से सांठगांठ भी थी आपस में। बहरहाल अब दूसरी तरफ यह है जैक सलिवन को भेजा गया है कि वो गाजा के मसलों को हल कराएं जल्दी से। और लेकिन ये है कि इजराइल की जो असली प्रोग्राम था वो पूरे गाजा पे कब्जा करने का, या कम से कम आधा गाजा पे वो चाहते हैं फिलहाल लोगों को वहां से निकालने। लेकिन वहां के जो हालात हैं वहां उसमें लोग रह नहीं सकते। जाड़ा आ रहा है, वहां पे काफी ठंड होती है और हालात वहां के लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बिल्डिंगें हैं नहीं, प्लास्टिक के टेंट्स में रह रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ, कई क्या दसियों बार ऐसा हुआ कि उन टेंट्स के ऊपर भी इजराइल ने अटैक किया है। अब ये भी है कि दूसरी तरफ ये भी है कि आखिर इजराइल का गेम प्लान क्या है। उनका ओवरऑल जो गेम प्लान है उनका भी नया मिडिल ईस्ट बनाना, यानी नया पश्चिम एशिया को बनाना। अब ये नया पश्चिम एशिया में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सीरिया को 3 भागों में बांट दो, इराक को 3 भागों में बांट दो,
ट्रम्प साहब भी इस पे राजी हैं कि इराक का पार्टीशन होना चाहिए। ट्रम्प साहब नहीं, अमेरिकन इन जनरल, अमेरिका में पॉलिसी नहीं बदलती, प्रेसिडेंट आते हैं जाते हैं, प्रायोरिटीज प्रेसिडेंट की अलग अलग होती हैं। तो ये काफी समय से ये बात चल रही है। जब सद्दाम हुसैन के पीरियड में वहां पे क्राइसिस खड़ी हुई थी, उसके बाद भी ये बातें आई थी, उनके जाने के बाद भी, कि इराक को 3 भागों में बांट देना ही बेहतर होगा। अब ये भी है, तभी इन लोगों का मानना यह है अमेरिकन का कि अमन शांति उस क्षेत्र में आएगी जब ये छोटे छोटे। और दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इजराइल को किसी प्रकार का थ्रेट नहीं होगा, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे और ऊपर इनके ऊपर जो होगा। बहरहाल ये है कि अल्टीमेट जो पॉलिसी है वो ये है कि लेबनान में भी वो चाहते हैं प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बने, सीरिया और इराक और ईरान में रिजीम चेंज की बात हो रही है। अब ये भी है कि प्रेशर सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हम बार बार बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे, और अगर इराक में ये पहुंच जाते हैं, वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो इसके मतलब ये है कि इजराइल जो है वो बिल्कुल सऊदी बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। और वहां तक आने का मतलब ये है कि इजराइल का यानी पूरा कंट्रोल होगा इस पूरे क्षेत्र में, लेबनान, सीरिया, इराक। ये इराक और सीरिया तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 देश हैं जिसके पास, जिसका कब्जा होगा इनका। और तीसरा ईरान है। ईरान में रिजीम चेंज की बात हो रही है। रिजीम चेंज तो मुश्किल नजर आता है, मगर इनकी प्लानिंग जो लगती है कि पहले पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दो और हर जगह बॉम्बिंग कर दो, ये कह के, जैसे इराक में किया था कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और वहाँ पे न्यूक्लियर वीपन बना रहा है इराक, या वो बना रहा है बायोलॉजिकल वीपन। इसी तरह की बातें हम ईरान के बारे में भी सुन रहे हैं। ये भी है कि, और ये भी है कि एक तरफ ये भी है कि सीरिया के अंदर असद के जमाने में तो सीरिया में नेशनलिज्म थी, और ये भी था कि सीरिया अकेला देश बचा था जो लगातार इजराइल के खिलाफ था। इजरायली अमेरिकन पॉलिसी उस क्षेत्र में उसके खिलाफ, और वो लगातार डिमांड कर रहा था कि विड्रॉवल होना चाहिए, इजरायली को गोलान हाइट को खाली करना चाहिए। और ये भी था कि दूसरी तरफ ये भी था कि उनके यहाँ काफी लिबरल सेटअप था, नॉट इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बड़ी डिक्टेटोरियल रिजीम्स थी, उसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हजारों लोग की मारे गए थे उनके पीरियड में। यानी वीमेंस राइट थे और लिबरल इस्लाम वहां पे चलता था, डाइवर्सिटी थी, माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी सब मिलजुल के रह रहे थे। और सीरियन चाहते भी यही थे कि वहां के ऊपर असद को तो वो हटाना चाहते थे 2011 में, मगर ये चाहते थे कि वहां पे उनको हटाने के बाद डेमोक्रेसी आ जाए। ये नहीं चाहते थे कि वहां पे असद को हटा के अलकायदा, दाइश या इस किस्म के कट्टरपंथी धार्मिक ग्रुप वहां पे कब्जा करें। अब यह है कि पूरा लगता ऐसा है कि ये बात तो जरूर कर रहे हैं कि हम वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें सब होगा, और ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज को अमन शांति से रहें यहाँ पे, उनके खिलाफ कोई बात नहीं। क्या ये ऐसा कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने में बना है। इसलिए कि ये लोग हार्ड लाइन इस्लामिस्ट हैं, 50 ग्रुप हैं, 4 बड़े हैं, छोटे छोटे हैं 50, और फिर उसके अलावा बहुत से इंडिविजुअल्स हैं। ये सब असद को हटाने पे तो ये राजी हो गए थे, जुड़ गए थे कि अब पावर के शेयरिंग में अब यह है फरवरी तक देखना ये इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी, उसमें किस तरीके से पावर शेयरिंग होती है इन ग्रुप्स में आपस में लेके। और खबरें और भी हैं। बहरहाल ये भी है कि सीरिया जो है वो एक इतने ज्यादा ग्रुप है, इसकी वजह से बहुत से मानने वालों का को इस बात का शुबा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरिया एक दूसरा पाकिस्तान बन जाए। जैसे पाकिस्तान में है, इतने ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, और ये सब जो हैं बेसिकली इराक के खिलाफ भी हैं, और ये अलकायदा या दाइश से जुड़े रहे हैं इसमें से अधिकतर।
तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो इराक की तरफ जाएं, और फिर यही नहीं कि बल्कि उसी तरह का निज़ाम जैसा कि पहले था दाइश को तो इसलिए अमेरिका नहीं राजी कर रहा था कि बाद में दाइश अमेरिका की बातें नहीं सुन रहा था, उनके एजेंडे को प्रमोट नहीं कर रहा था, इसलिए दाइश को हटाया गया, हटाने में मदद की अमेरिका ने। अब ये वही लोग और वो दाइश का एजेंडे को आगे बढ़ाएं, यानी विद अमेरिकन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, न केवल इराक के लिए बल्कि लेबनान इराक दोनों जगह एक मिलिटेंसी फैल जाएगी, और यही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया में भी जा सकती है वहां तक। दूसरी बात ये भी है कि मैंने जैसे पहले बताया कि लिबरलिज्म थी वहां पे सोशल लेवल पे, तो क्या ये लोग वहां के लोकल लोग इस कट्टरपंथी विचारधारा को एक्सेप्ट करेंगे? अभी तो खुशियां मना रहे हैं, वहां पे जश्न मनाए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनको लगता है कि उनकी एक बड़ी जीत हुई है, एक बड़े डिक्टेटर को हटाया है, और सब खुशियां मना रहे हैं। इतने लोग मरे, पता नहीं कितने लोग मिसिंग है, हजारों लोग मिसिंग है, उनके घर वाले उनको ढूंढ रहे हैं, उन के कहाँ हैं, उनकी बॉडीज ढूंढ रहे हैं। फिर अभी वहां से वो भी आएंगे जो पलायन करके गए हैं वहां से, यानी जो लोग वापस आना शुरू होंगे। 13 मिलियन वो लोग हैं, उसमें से अधिकतर लोग यूरोप गए थे, वहां से वो वापस भेजे जाएंगे, उनको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? ये बहुत बड़ा टास्क है। और ये जो कट्टरपंथी ग्रुप्स होते हैं, हमने देखा इनके पास धार्मिक एजेंडा तो बड़ा स्ट्रांग होता है, मगर इनको स्टेट क्राफ्ट या एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इसीलिए ये आतंक का सहारा लेते हैं, सख्ती के साथ निपटने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। और सूर्या के अंदर फिलहाल तो है एक खबर अच्छी ये है कि बड़े पार्ट में दमिश्क और उसके आसपास के चारों तरफ के जो एरिया में है, इस समय काफी नॉर्मल लाइफ हो गई है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खुल गए हैं, लड़के वहां गए हैं, पढ़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं लोग, हर्षोल्लास का माहौल है। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहां के ऊपर एक परेशानी, जैसा मैंने पहले बताया, कि लोग अपने जो लव वंस हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं या बेटी बेटे, उनको ढूंढ भी रहे हैं। ये एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है वहां के ऊपर। अब ये देखना है कि किस तरीके से आने वाले समय में वहां के हालात डेवलप होते हैं। क्या सीरिया एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में इमर्ज करेगा, जैसा कि वहां के लोग चाहते थे 2011 में, जब अरब स्प्रिंग में उन्हीं ने डिमॉन्स्ट्रेशंस किए थे प्रेसिडेंट असद की रिजीम के खिलाफ, या कि वो एक कट्टरपंथी इस्लामिक संस्था, अगर ऐसा होता है, कट्टरपंथी विचारधारा का डोमिनेशन होता है और उसी तरह के, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस भी शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ से भी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की जो नीति रही है, हमने देखा है अधिकतर देशों में, इस्लामिक देशों में खास तौर से, वो वहां पे डेमोक्रेसी की बात तो जरूर करते हैं मगर प्रमोट नहीं करते डेमोक्रेसी। उनका मानना यह है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि जो एग्जिस्टिंग रिजीम है, जो शरिया लॉ के मानने वाले अधिकतर लोग हैं इन देशों में, इसलिए वो डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करते। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का जो है वो उनको इजाजत देता है कि वो डेमोक्रेसी को तमाम दुनिया में प्रमोट करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है, और नेशनल इंटरेस्ट जो है इस पूरे क्षेत्र में वो है तेल के बड़े भंडार, बड़ा जबरदस्त। और लगता है कि तेल आने वाले समय में भी काफी इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहेगी, और वो तेल का इस्तेमाल न केवल बिजनेस पर्पज से करते हैं बल्कि उसका एक वीपन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, सैंक्शन लगा के अलग अलग देशों में प्राइस कंट्रोल के जरिए से, जो वो चाहते हैं कि पूरे उस क्षेत्र का तेल के ऊपर उनको कब्जा मिल जाए। सीरिया में है ही पहले से, सऊदी अरेबिया में भी डिमांड है कि वो उनको हैंड ओवर कर दे अपने तेल के भंडार, और फिर उसके अलावा इराक के लिए कोशिश है, और ईरान में रिजीम चेंज की वो बात कर रहे हैं। कहाँ तक कामयाबी मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी आपसे अनुरोध है कि इसको आगे भी बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।